दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार के आपसी झगड़े हम रोज देखते आए हैं और हमारे सामने इस तरह के केसेस यदा-कदा आते रहते हैं। कई बार अगर मजबूत मकान मालिक हो तो वो किराएदार को धक्के देकर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार किराएदार मजबूत हो तो वो फिर उस प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती काबिज हो जाता है, कहने पर भी उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता और फिर मकान मालिक और किराएदार के आपसी झगड़े कोर्ट तक जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि किराएदार मकान मालिक को किराया देना बंद कर देता है और अगर कोर्ट में मैटर चला गया है तो उस दरमियान भी वो उस मकान मालिक को किराया देना उचित नहीं समझता और यहाँ तक कि अगर मकान मालिक कोर्ट में चला गया है तो वो हठधर्मी से उस प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है, उसको खाली नहीं करना चाहता, न किराया देना चाहता है, अपने बाप की संपत्ति समझकर उस पर वो काबिज होना चाहता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट ऐसा आया है जो कि मकान मालिक के फेवर में है और ऐसे किराएदारों को उस प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट वैल्यू से या डबल से भी ज्यादा किराया उनको भरना पड़ सकता है। तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कानून आया है, उस मसले पर हम बात करेंगे। कौन सा कानून आया है, किस तरह से वो एक्टिवेट हुआ है और उसमें मकान मालिक और किराएदार के क्या अधिकार हैं, किसके हक में क्या फैसला आया है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। सामान्यतया जब भी किसी मकान मालिक या किराएदार का आपसी झगड़ा होता है तो किराएदार उस कंडीशन में मकान मालिक को किराया देना बंद कर देता है, उनमें अनबन हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है। किराएदार ऐसी कंडीशन में ये सोचता है कि किराया देना अगर बंद भी कर दूंगा और मकान मालिक अगर कोर्ट चला भी जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो किराया ही तो लेगा, तो वो सारा किराया मैं उसको एक साथ दे दूंगा। इसके साथ किराएदार ये भी सोचता है कि अगर मकान मालिक ने कोर्ट में केस किया तो सामान्यतया कोर्ट केस 3 से 4 साल कोर्ट में लगता है, तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट में 3 से 4 साल केस चलेगा, उसके बाद अपीलेंट कोर्ट में वो केस जाएगा तो 3 से 4 साल वहां लग जाएंगे। उसके बाद वो मैटर हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में जाने के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो इस प्रकार से किराएदार ये सोचता है कि वो 14-15 साल इसी में गुजार देगा और तब तक वो किराया नहीं देगा तो उसका तो क्या नुकसान है। इसके साथ किराएदार ये भी सोचता है कि इस तरह से जब मैं 10 से 15 साल गुजार दूंगा और मेरी एविक्शन होगी, कोर्ट में मुझसे किराया मांगा जाएगा तो मैं एक साथ किराया दे दूंगा और इस तरह से उस प्रॉपर्टी पर मुझे 10 से 15 साल गुजारने का टाइम मिल जाएगा। उसके साथ वो ये भी सोचता है कि वर्तमान में जो मेरा नॉमिनल किराया है तो मेरी गणना किराए की उसी प्रकार से होगी और उस प्रकार से 15 साल तक भी मुझे वही किराया देना पड़े, किराए को बढ़ाना नहीं पड़े, तो फिर इसमें नुकसान क्या है। इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर किराया देना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से किराएदार को वहम हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और सबसे बड़ी गलती वो यही करता है, ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टे काम करना शुरू कर देता है और इस तरह से किसी भी मकान मालिक को किराया देना बंद कर देना ये उसका सबसे बड़ा गलत कदम साबित होता है। लेकिन अब इससे संबंधित एक जजमेंट आ गया है, एक कानून आ गया है और जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ वो केस है विजय कुमार वर्सेज अश्विन भानुलाल नाम से, जो कि दोस्तों अभी लेटेस्ट 17 मई 2024 को ही पारित हुआ है और पिछले महीने ही जजमेंट इसका सामने आया है। इस केस में सेम सिचुएशन थी, मकान मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा था और न ही उस परिसर को वो खाली कर रहा था। सामान्यतया जैसे होता है कि अगर किराएदार मकान मालिक को किराया देना बंद कर देता है तो वो लड़ाई झगड़ा करने की बजाय कोर्ट में जाना पसंद करता है और उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर देता है और कोर्ट में मकान मालिक जब ये बोलता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी को खाली करवाना है, मुझे उस प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो इस प्रकार वो अपनी अपील को कोर्ट में पेश करता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट में एक रेंट कंट्रोलर होता है जो कि एग्जामिन करता है कि एक्चुअल उस प्रॉपर्टी का किराया क्या है, मकान मालिक कितना किराया बता रहा है और किराएदार उस किराए को कितना बता रहा है। और इन सब बातों के बाद रेंट कंट्रोलर उस रेंट को एग्जामिन करता है, अपने हिसाब से उसकी तफ्तीश करके वो एक रेंट तय कर देता है और कोर्ट के द्वारा जो रेंट तय किया जाता है वो रेंट मकान मालिक को दिया जाता है और उसमें कोर्ट एक समय निर्धारित कर देता है कि इतने समय के बाद आपको उस प्रॉपर्टी को खाली करना है और कोर्ट के द्वारा जो किराया तय किया गया है वो समय समय पर किराएदार को मकान मालिक को देना होता है और जो कोर्ट के द्वारा किराया तय किया गया है अगर वो तय समय के अनुसार
किराएदार मकान मालिक को नहीं देता है तो इस पर एक लॉ आया था राकेश वधावन नाम से, और उसी केस के आधार पर इविक्शन के ऑर्डर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब किराएदार मकान मालिक को वो किराया देना शुरू कर देता है या कोर्ट में जमा कराना शुरू कर देता है तो उसके आधार पर कोर्ट में वो केस आगे से आगे चलना शुरू हो जाता है। और इसमें केस चलने के दौरान दोनों पार्टियों की तरफ से यानी कि मकान मालिक और किराएदार की तरफ से गवाही होती है, आर्गुमेंट्स होती हैं, और ऐसे में 90% ये चांसेस रहते हैं कि आर्गुमेंट होने के बाद मकान मालिक के फेवर में ये केस जाता है। और ऐसे में जब किराएदार इस केस को हार जाता है तो वो बड़े कोर्ट में अपील करता है, और अगर मकान मालिक हार जाता है तो वो भी आगे बड़े कोर्ट में अपील करता है। और मकान मालिक के अपील करने के बाद यहाँ पर एक प्रोविजन आता है और वो प्रोविजन है मेंस प्रॉफिट का। और ऐसी कंडीशन में उस किराएदार को मकान मालिक को मेंस प्रॉफिट के तहत डबल से डबल किराया देना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी किराएदार उस प्रॉपर्टी में काबिज हुआ था और जिस डेट को जिस तारीख को आया था उसके बाद 5 साल या 10 साल गुजर जाने के बाद भी अगर वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज है और ऐसी सिचुएशन में किराएदार ने अपील कर दी है या मकान मालिक ने अपील कर दी है और ऐसी कंडीशन में जबकि केस पेंडिंग रूप से हाईकोर्ट में है, ऐसी कंडीशन में मेंस प्रॉफिट की डिमांड मकान मालिक के द्वारा किराएदार से की जाती है और कोर्ट को ये कहा जाता है कि उसको किराएदार से मेन प्रॉफिट के तौर पर हर्जाना और किराया दिलवाया जाए। मेंस प्रॉफिट के बारे में दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये क्या होता है। मेंस प्रॉफिट वो होता है जो कि वर्तमान समय में उस प्रॉपर्टी के आसपास या उस लोकेशन में वर्तमान समय में जो किराया चल रहा होता है वो मेंस प्रॉफिट के रूप में कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में किराएदार जिस वक्त उस प्रॉपर्टी पर काबिज हुआ था और उसका जो किराया चल रहा था मेंस प्रॉफिट के रूप में अगर गणना की जाती है तो वो कई बार उस किराए का डबल के आसपास पहुंच जाता है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। और इस केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से यानी कि मकान मालिक और किराएदार की तरफ से काफी आर्गुमेंट्स हुए, काफी दलीलें दी गई और इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी, ये जजमेंट दिया रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि रेंट डीड के अकॉर्डिंग किराएदार का उस प्रॉपर्टी पर समय खत्म हो चुका है और वो रेंट डीड यानी कि रेंट एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, उस पे वर्तमान में भी काबिज है। तो ऐसी कंडीशन में किराएदार को मकान मालिक को मेंस प्रॉफिट देना होगा और चूंकि मकान मालिक उस प्रॉपर्टी का लीगल रूप से ओनर है, मालिक है, तो उस स्थिति में मकान मालिक को किराएदार से वो मेन प्रॉफिट लेने का अधिकार है। तो इस केस में किराएदार ने कोर्ट को ये बताया कि उसका जो भी किराया बाकी है वो लगभग 4,40,000 रुपए के आसपास बनता है जो कि वो देने को तैयार है। लेकिन इस कंडीशन में मकान मालिक ने ये दलील दी कि उसका किराया अप्रोक्स 5,15,00,000 रुपए बनता है जो कि उसको दिलवाया जाए। तो इस दलील को जो कि मकान मालिक की तरफ से दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और किराएदार को 5,15,00,000 रुपए अनुमानित किराएदार को देने के लिए हिदायत दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को ये भी हिदायत दी कि ये 5,15,00,000 रुपया 4 सप्ताह के अंदर अंदर या तो कोर्ट में जमा कराए या फिर उस मकान मालिक को दे दे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट किराएदार को भारी पड़ा और मकान मालिक के पक्ष में ये फैसला गया जिसमें कि मकान मालिक को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मेंस प्रॉफिट के अनुसार उसकी किराए की गणना करने के हिसाब से 5,15,00,000 रुपया देने की हिदायत उस किराएदार को 4 सप्ताह के अंदर अंदर दी गई। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कोई भी किराएदार रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा खत्म होने के बाद उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी पर हठधर्मी से काबिज रहता है, किराया देना बंद कर देता है और मकान मालिक को तरह तरह से हैरेसमेंट करता है, तंग करता है, तो उसको कोर्ट के द्वारा मेंस प्रॉफिट यानी कि बाजार वैल्यू का किराया देना पड़ सकता है और कई बार डबल किराया देना पड़ सकता है। इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा ये किराएदार पर एक तरह से पेनल्टी आरोपित होती है और ये अगर वो ऐसा करता है कि उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता, तय समय पर किराया नहीं देता है, तो ऐसा उसके साथ हो सकता है। तो मेरा किराएदारों से ये कहना है कि उनको सचेत रहना चाहिए, टाइम टू टाइम किराया देना चाहिए, एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना चाहिए और मकान मालिक से बेवजह नहीं अड़ना चाहिए क्योंकि वो संपत्ति का लीगल मालिक होता है। उसकी अथक मेहनत और अथक प्रयासों से वो संपत्ति बनाई गई होती है और ऐसे में किराएदार उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है, अपने आप को उसका मालिक समझता है, टाइम पे किराया नहीं देता है और हठधर्मी करता है, मकान मालिक को तरह तरह से परेशान करता है, तो फिर कोर्ट के द्वारा इस तरह की कंडीशंस भी उसके सामने
आ सकती है। बेहतर यही है कि वो सभी शर्तों का पालन करे, तय समय पे किराया दे, और अगर रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से उसका समय खत्म हो चुका है तो उस प्रॉपर्टी को वो खाली कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि किराएदार और मकान मालिक के बीच जो डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, किराएदार तरह तरह से मकान मालिक को परेशान करता है, तो उसके लिए ये जजमेंट समझने से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब झट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर हमसे जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे, कल ही मिलेंगे और नए वीडियो नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।